नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के सैलाब की। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। सियासतदान इस बात को बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो आवाम को वही तस्वीरें दिखाते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। इस कोशिश में सियासतदान अक्सर कामयाब हो जाते हैं और आवाम समाज की असल तस्वीर देख ही नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको ये दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन की एक तरफ वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव शहर के 3 इलाकों में गरीब लोगों में डबल बेडरूम के मकानात तकसीम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस्मान नगर की है। ये शाहीन नगर के करीब है। ये इलाका महेश्वरम असेंबली हल्के में आता है, जिसकी नुमाइंदगी रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी करती हैं। एक तस्वीर में रियासती वज़ीर KTR ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि TRS हुकूमत ने बेघर गरीबों से किए गए वादे को पूरा किया है और उन्हें 2 BHK यूनिट्स हवाले किए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर हुकूमत के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा रही है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से ही हैदराबाद में वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा और 13 अक्टूबर को ये अपनी इंतहा को पहुंचा। उसके 1-2 दिन बाद तक भी लगातार बारिश होती रही। करीब 16 रोज़ क़ब्ल उस्मान नगर ज़ेरे आब आ गया था। उस रोज़ से आज तक यहाँ के मकीन गरीबी पहाड़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्हें हुकूमत की तरफ से ना ही कोई मदद मिली है और ना ही इन इलाक़ों से पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम किया गया है। हालात इतने ख़राब हैं कि फ़लाही इदारे भी इन इलाक़ों में मदद पहुँचाने से क़ासिर हैं। बहुत से लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हुकूमत बारिश से मुतासरा ख़ानदानों में 10-10 हज़ार रुपये इमदाद तकसीम का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उस्मान नगर और इस जैसे दीगर इलाके जो अब भी पानी में महसूर हैं, क्या उन इलाक़ों में ये इमदाद तकसीम हुई है? और अगर इन मुतासरीन को 10-10 हज़ार रुपये मिल भी चुके हों तो क्या इस रकम से इनके नुकसानात की भरपाई हो पाएगी? इनका ख़ानदान का सब कुछ, इन सभी ख़ानदानों का सब कुछ लुट चुका है। इनका साजो सामान, कपड़े, बर्तन, बच्चों के स्कूल की किताबें, दस्तावेज़ात, नगद रकम और सब कुछ पानी में डूब चुका है और पिछले 16 रोज़ से ये अपने मकानात में दाखिल भी नहीं हो पा रहे हैं। क्या इनकी बेबसी हुकूमत से पोशीदा है? क्या ये हैदराबाद के शहरी नहीं हैं या फिर हुकूमत इनको इंसान ही नहीं मानती या ऐसा समझती है कि ये इंसान मदद के मुस्तहिक नहीं है? INN चैनल के सीनियर कैमरामैन करीम खान ने इन इलाक़ों के मुतासरीन से बातचीत की और उनके दर्द को सुना। घर डूबा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं है। आके कोई देख रहे कर रहे नहीं। सामान तो सब पानी में छोड़ के निकले हम लोग। वही मैं उस्मान नगर से हूँ। क्या बोलते सो यहाँ पे पानी की परेशानी है हमेशा की। क्या बोलते सो वो आउटलेट छोड़े तो कुछ पानी जाएगा। बहुत दिनों से ऐसी पानी रुका हुआ है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो के 1.5 महीना हुआ और ऐसा हाल हो गया। कुछ सोच के आए थे कि यहाँ से अच्छा आगे तरक्की करेंगे, लेकिन यहाँ के पानी यहाँ पे डूब गए। तो वही हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये पानी जल्द से जल्द निकाले। उस्मान नगर में रहते हम लोग, पूरा पानी आ गया और तकलीफ़ में है हम लोग। 2-3 जगह लमरा लिखा रहे, पैसों का इंतज़ाम कुछ होता देते हम बोल रहे पन की आए तो फ़ोन नहीं आ रहा। अम्मा कहीं को आए, अम्मा फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आए बाद आना बोल रहे। बस इससे ज़्यादा क्या बोल। उस्मान नगर में मेरा घर है, डूबा हुआ है भैया, पूरा 6 फीट तक पानी है। मेरा पूरा सामान है, मेरे को टेंशन नहीं है। जो गवर्नमेंट को मदद करती बोल के बोले थे, मैं नामा लिखा है यहाँ पर, मगर मेरा फ़ोन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। हालांकि मेरे घर के पूरे प्रूफ दे रहा हूँ, मैं आपको घर के बता रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ। अरे उन्होंने क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? हम आपको नहीं बोल रहा हूँ। 8 दिन से भाई ये हालत है मेरी। मेरा घर नीचे डूबा हुआ है, मैं आपको होना था अभी मैं चल के बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए पानी का मंजर आप
किस तरह से आज से गुज़िश्ता 15 दिन हो चुके हैं लेकिन 15 दिन से गवर्नमेंट का कोई मुतालबा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग घर छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं, किसी चीज़ की मदद नहीं हो रही गवर्नमेंट की। यहाँ पर हम किस चीज़ से तकलीफ से गुजर रहे हैं हमारे दिल को मालूम है। अरे खाना तो छोड़ो, खाना तो खाने का नहीं, रहने का सोने का हम लोग को टेंशन होगा। कोई रिश्तेदार कितने दिन रखता हम लोग को? 4 दिन रखेंगे, 8 दिन रखेंगे, कौन रखेगा? अभी देखो उस दिन का तो जो पानी आया था अभी आज से 15 दिन पहले, उस वक्त तो बहुत डेंजर मसला था। हम लोग ही बस बाहर से कोई तो मदद नहीं हुई। हम लोग ही बस्ती के पूरे बच्चे जितने भी मिलके जो काम कर सकते थे, जिसके घर में से सामान थोड़ा बहुत निकाल सकते थे निकाले, औरतों को भी निकाले, आदमियों को भी निकाले, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं था इतना पानी घुस गया। सो रहे थे वो लोग, रातों में 2 बजे 3 बजे ऐसा उठा के बाहर निकाले। बहुत परेशानी हुई उस टाइम पे। तो यहाँ पर कोई किस्म की कोई मदद नहीं हो रही पानी के हद तक। कोई गवर्नमेंट से कोई आदमी आके कुछ नहीं कर रहे, खाली आ रही, देख रही, वीडियो ले रही, चले जा रहे। पानी का कोई हल निकालने का अभी तक कोई बात नहीं हुई। और जितने भी लोगों से, बाहर के लोगों से जो भी इमदाद आ रही, बस्ती वालों को नहीं मिल रही, क्योंकि बस्ती वाले यहाँ पर है नहीं, बस्ती में नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब भी आ रहे हैं 10-15 आदमी बस्ती के लोग मिल रहे हैं, वो लोग को भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी को भी। सब बाहर के इधर उधर से आ रहे, वो लोग ही आके ले रहे। असल मुकामी आदमी को, असल हकदार को हक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मुतालिबा क्या है आपका? मुतालिबा अभी क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, कोई मदद तो नहीं है हुकूमत के तरफ से। मामूली सी एक बोर्ड भी लेके आके कोई पार्टी को, कोई हुकूमत के लोग कोई नहीं लेके आके रखे हुए। बोर्ड है जो किसकी है? ये बोर्ड जो है कांग्रेस पार्टी के लोग लेके आके रखे हुए हैं। वो लोग 3 लेके आए थे, वो तकरीबन लोगों का सामान निकाले स्टार्टिंग में, उसके बाद में एक बोर्ड रख के गए। फिर भी कभी कोई न्यूज़ वाले आए या किसी का कुछ सामान, कुछ पेपर निकालना है तो वो निकाल सकते बोल के वो लोग यहाँ पर लेके आके रखे हुए हैं। बाकी कोई पार्टी वाला नहीं आया, कुछ नहीं, क्या नहीं। जब भी मैडम आए 2 बार भी, एक टाइम का खाना वो मोटे चावल का पके हुआ, वो भी लोग यहाँ पर फेंक के चले गए। वो आया सो बस, उससे हट के कोई चीज़ की, कोई किस्म की कोई मदद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहीन नगर और उस्मान नगर से हूँ। मेरा घर जो है ना पानी में आ गया और हम लोग यहाँ पर सादत नगर में हैं। वहाँ पर किराया जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ के है और इत्तेफाक से बाड़ी का घर मिला। काफ़ी अज़ियतनाक है ये हमारे लिए। हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द के आलम में हैं। हमारी परेशानी को समझिए और पानी का रास्ता जो है ना थोड़ा निकालिए। ये सभी लोगों के लिए बहुत मसला है। ये पानी का जो यहाँ पर तालाब है ना, बहुत मसला हो गया ये। आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए, बहुत मेहरबानी होंगी। उस दिन जिस दिन पानी आया उस दिन कैसा मंजर था? कैसा निकले आप लोग? हम लोग खाली एक जोड़े के निकल गए। 2 दिन लगातार मुसलसल बारिश हुई, मंगल से लेकर चाहशंबे तक। वो बारिश के आलम में घर तक पानी आ गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना घरों में आ गया। बहुत परेशानी के आलम में मैं, मेरे भाई और मेरी वालदा निकल गए और सामान वगैरह भी नहीं लिए। काफ़ी सामान का नुकसान हुआ हम लोगों का। और अभी भी जी नहीं, सामान कुछ भी नहीं बचा हम लोगों का। एक नई फ्रिज लिए थे हम लोग 15,000 की, वो भी जो है ना ख़राब हो गई होंगी अब तक। तो पूरा पानी जो है ना पूरा कांधों तक आ गया। आप लोगों से गुजारिश है, पानी का रास्ता निकालिए, बहुत मेहरबानी होंगी। हाँ भाई, मेरा घर, मेरे अम्वाला का घर पूरा ख़राब हो गया। मेरे बच्चे छोटे हैं मालूम। मैं ऊपर पहाड़ पे हूँ। अब फिल वक्त यहाँ पे था, उस्मान नगर में था। टीना गिर गए, पूरे दरवाजे टूट गए। पानी अभी तक भी भरा हुआ है, कोई आगे पूछ रहा नहीं मालूम। खाली आके उपमा दे रहे, खाना दे रहे, चले आ रही। रहने का ऐसा ठिकाना नहीं है भैया, रहने का ऐसा ठिकाना नहीं है। खाली खाना दिए तो होता क्या? घर डूब गया जी भाई पूरा। वो अड़ोस पड़ोस मिलके कर लिए भैया, आजू वाले बाजू वाले मिलके करें, मदद करें ना। मगर कि कोई सा MLA नहीं आ रहा, कोई सा MP नहीं आ रहा भाई। सुने,
कोई पूछने वाला नहीं है भैया। अब जो भी है आप लोग आए मदद करो हमारे यहाँ से। मेरा घर पानी में डूब गया, यहाँ तक कि पूरे छत तक पानी आ गया, मेरे को पूरे छत तक पहुँच गया। मैं यहाँ पे 15 साल से रह रही हूँ, 15 साल से वही पानी पानी पानी, साल को साल पानी आ जाता, कोई रास्ता नहीं बना रहे अब पानी जाने का। परेशान है हम लोग, तकलीफ में है बहुत यहाँ पे। कितने की मेरा दुनिया का किराया चलेगा मेरा, 15 साल से मैं किराए के घर में गुजार रही हूँ। मैं कोई रास्ता नहीं बना रहे पानी जाने का, रास्ते को पैक करके रख दिए। हम लोग से ये गुजारिश है हमारी कि रास्ता बनाओ पानी जाने का हमेशा के लिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे हम लोग परेशान हैं। कब तक किराया देते जाना हम लोग, छोटे बच्चे हैं हमारे, कैसा करना। गरीब लोगों को लाना तो खाना ज़िंदगी हमारी, उस पर हमारे को किराया अलग देना पड़ा। कोई भी हमारे आ रहे हैं देख रहे हैं, मगर कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। हम लोग खाने की कमी नहीं, कुछ भी हमारे घर में जाके हम पका के खा लेते, लेकिन हमारे को घर का पानी निकालो, बस यही इल्तिजा है हमारी, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। घर का पानी निकालो, बस यही, हमारे घर में जाके पका के खा लेते कर लेते। नहीं पानी पड़े से निकले, मुश्किलों से निकले हम लोग, क्या करिए। ऐसे बच्चों को बचा के करके ऐसे निकल के आगे, बच्चों को ले कर लेके आगे हम लोग। ये हम लोग कुछ भी नहीं, खाने पीने का कुछ भी हमारे को नको, हमारे को पानी निकालो बस, हमारा घर का ठिकाना हमारे को दे डालो बस, खत्म। ये रिक्वेस्ट है हमारी। उस्मान नगर की मुंह बोलती तस्वीरें आपने देखी और मुतासरीन का हाल जाना। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सी तस्वीर और कौन से दावे सच्चे हैं और कौन सी तस्वीरें फर्जी हैं, जिससे अवाम का ध्यान असल मसाइल से भटकाया जा रहा है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने 1 नवंबर से बैरून मुल्क के आज़मीन को उम्रे की इजाज़त देने का ऐलान किया है। 18 तक 50 साल उम्र के लोगों को उम्रा की इजाज़त दी गई है। आज़मीन को सऊदी अरब में आमद के बाद उन्हें 3 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। वजारत हज व उम्रा की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी करदा बयान में कहा गया है कि उम्रा की तमाम कंपनियों और इदारों को ममलिकत के बाहर से आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए वजारत के ख़वायद और ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। ख़वायद के मुताबिक आज़मीन के पास PCR मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे ये पेश किया जाए कि वो कोरोना वायरस से पाक हैं, जो उनके मुल्क में एक काबिल एतमाद लेबॉरेटरी के ज़रिए जारी किया गया हो। वजारत ने बताया कि हुज्जाज को ग्रुपों में तकसीम किया जाना चाहिए। एक गिरोह में कम से कम 50 हुज्जाज कराम हों और उम्रा कंपनी को हर ग्रुप की रहनुमाई के लिए कायद मुकर्रर करना होगा। फ्रांस के एक स्कूल में गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले उस्ताद के कत्ल और उसके नतीजे में फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाए जाने के बाद मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में फ्रांसीसी बरामदात के बाइकआउट के मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। इन मुतालबात पर फ्रांसीसी हुकूमत की परेशानी इतवार के रोज़ खुलकर सामने आ गई है। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट और फ्रांस के खिलाफ एहतजाज की कॉल बेबुनियाद है और इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इतवार के रोज़ जारी किए जाने वाले इस बयान में कहा गया है कि फ्रांस के खिलाफ जारी तमाम जारहियत रोकी जाए। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम इक़दामात एक बुनियाद परस्त अक़लियत के इशारे पर उठाए जा रहे हैं। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक फ्रांस ने अपने इत्तेहादी ममालिक को फ्रांस का मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए सिफारती ज़राए की मदद हासिल की है। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुतालबा किया है कि वो बाइकआउट के मुतालबात से ख़ुद को दूर कर लें और फ्रांसीसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब फ्रांस के एक स्कूल में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने पर इज़हार आज़ादी का तनाज़ा खड़ा हुआ। इस स्कूल का एक उस्ताद कत्ल हुआ था, जिसके मुश्तबा खातिल को फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम पसंद करार दिया था। मैक्रो ने जिन्हें इस्लाम पसंद करार दिया उन पर बाद में कड़ी तनकीद की और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के फ़ाल का दिफा भी किया। ये तमाम सूरत हाल पेरिस के करीब गुज़िश्ता हफ्ते एक उस्ताद के सर कलम किए जाने के वाक़े के बाद सामने आई। मक़तूल उस्ताद ने अपनी क्लास में इज़हार आज़ादी पर बात करते हुए मुसलमानों के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाए। एमान्यूल मैक्रो ने एक बयान में मक़तूल उस्ताद को इस्लामी दहशतगर्द हमले का शिकार करार दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते मक़तूल उस्ताद के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए
फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि हम खाके बनाने तर्क नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि वो उस्ताद इसलिए कत्ल किया गया कि इस्लामिस्ट हमारा मुस्तकबिल लेना चाहते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि वो इस्लामिस्ट ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस वाक़े ने मज़ाहिब के एहतराम से मुतालिक बहस छेड़ दी है, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया के कई रहनुमाओं ने इस जुर्म की मजम्मत करते हुए अंबिया के एहतराम पर जोर दिया। ख्याल रहे कि कुवैत की गैर सरकारी सारिफीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की यूनियन ने जुमे को फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट के लिए एक बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी किया था। इस यूनियन में कुवैत की 70 से ज़्यादा तंजीमें शामिल हैं। इसकी अपील पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर से फ्रांसीसी कंपनियों की साख्ता मसनूआत बिलखुसूस बालों और चेहरे के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ूबसूरती के लिए अशिया को शेल्फों से हटा दिया था। इस्लामी ताउन तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने जुमे को एक बयान में इस फ्रांसीसी उस्ताद के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की है, लेकिन साथ ही इसने इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी भी मजहब की तौहीन के जवाज़ पर कड़ी नुक्ताचीनी की। उधर अरब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपरमार्केट कारफोर के बाइकआउट के लिए ट्विटर पर मुहिम चलाई जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ बाइकआउट का ट्रेंड दूसरे नंबर पर था। दिल्ली की एक मकामी अदालत ने पीर के रोज साबिक मरकजी वजीर दिलीप राय को कोयला घपला मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई। साबिक वजीर दिलीप राय को यह सजा 1999 के झारखंड कोयला घपले मामले में सुनाई गई। अदालत ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर ममलिकत रहे दिलीप कुमार को इस माह के अवाइल में दीगर अफराद के साथ कसूरवार ठहराया था। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के खुसूसी जज ने उस वक्त कोयला वजारत के अफसर रहे 2 दीगर लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। खुसूसी जज भरत परासर ने सज़ा सुनाते हुए तमाम मुजरिमान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। दिलीप रे की तरफ से पेश होने वाले वकील मनु शर्मा ने कहा कि वो जमानत के लिए अदालत जा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। अदालत ने कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड CTL पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत ने इन दोनों कंपनियों को भी मामले में मुजरिम करार दिया था। ख्याल रहे कि इस महीने के अवाइल में वाजपेयी हुकूमत में कोयले के वजीर ममलिकत रहे दिलीप रे को मुजरिमाना साजिश और दीगर जराइम के लिए मुजरिम करार दिया गया था। अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयले की वजारत के उस वक्त के 2 सीनियर अफसरान प्रदीप कुमार बैनर्जी और नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड उसके डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी मुजरिम करार दिया था। ये मामला 1999 में झारखंड के ग्रेड में बरहमडिया कोयला ब्लॉक के अलॉटमेंट से वाबस्ता है। मरकजी हुकूमत निजीकारी की सिमत में तेजी से कदम बढ़ा रही है और कुछ और सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग इसके लिए एक नई फेरिस्त तैयार कर रहा है। ऐसे अवामी शोबे के कारोबारी इदारों की निशानदही की जा रही है जहां लागत को वापस लाने या फरोख्त करने की गुंजाइश मौजूद है। ज़राए के मुताबिक निजीकारी के लिए मुमकिना नई फेरिस्त के बारे में पीर यानी आज नीति आयोग का एक इजलास मुनक्किद होने वाला था। इजलास में सरकारी कंपनियों की निशानदही की जाएगी। पहली फेरिस्त में 48 PSUs में लगाए गए पैसे को निकालने के लिए कमीशन ने अपनी तजावीज़ पेश की थी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नीति आयोग ने तमाम वजारतों से भी कहा है कि वो अपने डिवीजन्स में आने वाले PSC की निशानदही करें जिनमें हुकूमत स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी बेचने के अमल को अपना सकती है। साथ ही वजारतें अपने महकमे के तहत आने वाली गैर स्ट्रैटेजिक कंपनियों को भी निशानदही करेंगी जहां हुकूमत लागत की बाजियाबी में कामयाब होगी। मरकजी हुकूमत का मंसूबा है कि गैर स्ट्रैटेजिक सेक्टर से मुकम्मल तौर पर निकला जाए। इस सिमत में यह कदम उठाते हुए नीति आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोरोना वायरस वबा की वजह से हुकूमत पर माली बोझ बढ़ गया है, इसलिए लागत की बाजियाबी और हिस्सेदारी का अमल तेज़ी से किया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिटों में असासों से रकम कमाना चाहती है। मौजूदा माली साल के लिए हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट से 2,10,000 करोड़ इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया था। हुकूमत स्ट्रैटेजिक सेल के जरिए 1,20,000 करोड़ इकट्ठा करना चाहती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के बैंकों और मालियाती इदारों में इन्वेस्टमेंट के जरिए 90,000 करोड़ के फंड्स इकट्ठा करने का मंसूबा है। नीति आयोग ने पहले मरहले में 48 सरकारी कंपनियों में लगाई हुई रकम को वापस लाने की तजवीज़ पेश की थी। इसमें एयर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा NTPC, सीमेंट कॉरपोरेशन, भारत अर्थ एंड स्टील अथॉरिटी में शेयर्स फरोख्त करने की तजवीज़ दी गई है।
शिवसेना की 66 साल तारीख में पहली बार किसी दूसरी जगह मुनक़िद की गई दशहरा रैली से खिताब के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त और सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिहार के अवाम को मुफ्त वैक्सीन की तकसीम, तो क्या हम बांग्लादेशी हैं। वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार दशहरा रैली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का नकाब हटाकर खिताब करें। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की दीगर रियासतों के तमाम वज़राए आला से कहा कि वो GST की मनसूखी का मुतालबा करें। अगर GST नाकाम हो चुका है तो वज़ीर आज़म को माफ़ी मांगनी चाहिए। शिवसेना की दशहरा रैली आज 50 ओहदेदारों की मौजूदगी में ऑनलाइन मुनक़िद हुई। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त तनकीद की और कहा कि मुल्क बहरान का शिकार है और बीजेपी सियासत कर रही है। ये मुल्क किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। अदाकारा कंगना रनावत को रावण से तशबिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक रावण ये कहते हुए आया है कि मुंबई पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर का एक हिस्सा है। वो मुंबई आते हैं क्योंकि उन्हें घर पर खाना नहीं मिलता। ये इल्ज़ामात लगाए गए कि मुंबई पुलिस बेकार है, भंग खुलेआम फरोख्त की जा रही है। ठाकरे ने कहा कि मैं उनसे कहता हूं कि महाराष्ट्र के घर में तुलसी का वृंदावन है, भंग नहीं। इसके अलावा मैं मुंबई पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात को क्यों बर्दाश्त करूं। मुंबई पुलिस भी मेरी फैमिली है। ये कहना मोदी की तौहीन है कि मुंबई पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान लाने का ऐलान किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में फ़र्क है। हम हिंदू मुस्लिम में फ़र्क बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि दशहरे के मौके पर अपने कायद और पार्टी सदर के खिताब को सुनने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए शिवसेना के हामियों और पार्टी वर्कर्स को उस वक्त सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब पहली बार शिवसेना की सालाना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में मुनक़िद नहीं हुई, जहां पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस और गांधी खानदान की तनकीद करते हुए दावा किया कि पंजाब में राहुल गांधी की हिदायत में नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का ड्रामा शर्मनाक है। नड्डा ने जुमे को सिलसिलावार ट्वीट करके कहा कि ऐसा ड्रामा गैर मुतवक्को नहीं है, क्योंकि नेहरू खानदान ने कभी भी PMO का एहतराम नहीं किया। साल 2004 से 2014 तक मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी UPA के दौरे इख्तियार के दौरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात को इदारा जाती तौर पर कमज़ोर करते हुए देखा गया। बीजेपी सदर ने कहा कि मायूसी और बेशर्मी का मजमुआ ख़तरनाक है। कांग्रेस के पास दोनों है, जहां पार्टी में राहुल गांधी नफरत, गुस्सा, झूठ और जारहियत की सियासत दिखाते हैं, वहीं उनकी मां सोनिया गांधी शाइस्तगी और जमहूरियत की सिर्फ बयानबाजी करके उसकी तकमील करती हैं। ये कांग्रेस पार्टी के दुअम दर्जे को जाहिर करता है। नड्डा ने कहा कि अगर कोई पार्टी नफरत की अहल है तो वो कांग्रेस है। राजस्थान में शेड्यूल जात और क़बाइल पर जुल्म सबसे ज़्यादा है। कांग्रेस की ज़ेर हुक्मरानी रियासत राजस्थान और पंजाब में ख़वातीन सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। पंजाब के वज़ीर स्कॉलरशिप घपला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी के नाम पर कांग्रेस कभी भी दूसरों पर दबाव नहीं बना सकती। कांग्रेस का दूसरों की आवाज़ दबाने की दहाइयों से तारीख रही है। उसे हमने इमरजेंसी के दौरान भी देखा है। उसके बाद राजीव गांधी की हुकूमत में प्रेस की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। आज़ाद मीडिया कांग्रेस को चुपती है। नड्डा ने कहा कि अगर कोई सफ़ाकाना रियासती ताकत के इस्तेमाल की लेबॉरेटरी को देखना चाहता है तो वो कांग्रेस की आशीर्वाद वाली महाराष्ट्र हुकूमत को देखे, जहां अपोजिशन को परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे, नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना, NDA एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और VIP पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही NDA है। इसको हमको समझना पड़ेगा। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे, नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना, NDA एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और VIP पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही NDA है। इसको हमको समझना पड़ेगा। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 3 करोड़ 19 लाख 59,804 लोग रिकवर हुए हैं।
वहीं 11,60,635 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में 24 घंटे में 1,20,741 मरीज मिले हैं और 1625 की मौत हुई है। इसी बीच बेल्जियम में पिछले एक हफ्ते से इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक हफ्ता पहले यहां हर दिन करीब 5,000 मामले मिल रहे थे, वहीं अब 12,000 से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। वहीं रूस में 24 घंटे में 17,347 नए केसेस मिले हैं और 219 की जान गई है। ऐसे ही तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुल्क के 2/3 सूबों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरीजों की तादाद बढ़ने के चलते हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ गए हैं। यहाँ मगरबी एशिया के सबसे मुतासरा मुल्कों में से एक है। 24 घंटे में यहाँ 5,960 मरीज मिले हैं और 337 की मौत हुई है। ईरान में हर 4 मिनट में एक फर्द की मौत हो रही है। तेहरान में स्कूल, मस्जिद, दुकान, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा से मुतासरीन की तादाद तकरीबन 80 लाख यानी 89,07,321 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुतासरीन के मुकाबले सेहतियाब होने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक आज देर रात तक 43,336 नए केसेस के साथ मुतासरीन की कुल तादाद 80 लाख के करीब पहुंच गई है। इसी दौरान 53,541 अफराद कोरोना से नजात पा चुके हैं। मुल्क में नए केसेस के मुकाबले कोरोना वबा से नजात पाने वालों की तादाद भी मुसलसिल बढ़ रही है और इसी कड़ी में 53,541 कोरोना मरीजों के सेहतियाब होने के साथ अब तक 71,29,355 अफराद इस बीमारी से नजात पा चुके हैं। कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी आने और उनके मुकाबले सेहतियाब अफराद की तादाद में इजाफा के सबब एक्टिव केसेस में कमी दर्ज की गई है। एक्टिव केसेस कम होकर 6,57,330 हो चुके हैं। मुसलसिल दूसरे दिन भी तेलंगाना में कोरोना के 1,000 से कम मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत में 582 नए मामला का पता चला है, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 2,31,834 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,311 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,729 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 420 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 40,54,417 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 18,611 हो गई है, जिनमें से 15,582 मरीज अस्पताल और घरों में ज़ेरे इलाज हैं। जीएचएमसी हुदूद में 174 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के मामले पीर के रोज़ 80 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की सूरत हाल तशवीशनाक है। वहीं पीर के रोज़ महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बित आई है। नायब वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने पीर के रोज़ खुद अपने कोरोना वायरस से मुतासिर होने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बित है और मेरी सेहत अच्छी है। एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स की सलाह पर मुझे ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अजीत पवार ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि रियासत के शहरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अहदेदार और कारकुनान समेत सभी सियासी जमातों के रहनुमाओं से अपील की जाती है कि तशवीश की कोई बात नहीं है, मेरी सेहत अच्छी है। थोड़े वक्त के आराम के बाद मैं जल्द ही आपके साथ काम करूँगा। कोरोना कहर की लपेट में जब डॉक्टर्स अपनी जान को खतरे में डालकर मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, तो वहीं एक शख्स ने जो खुद को एक समाजी कारकुन के तौर पर बयान करता है, कोविड मरीज की मौत के बाद डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। मामला अदालत में जाने के बाद जस्टिस भारती डुंगरे ने शख्स को फटकार लगाते हुए 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। मुंबई हाईकोर्ट ने कोरोना दौर में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाले शख्स को हुक्म दिया कि वो सीएम रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए जमा कराएं। उसे ये 1 लाख रुपए गिरफ्तारी से कबल उबूरी जमानत के तौर पर देने का हुक्म दिया गया।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि मुल्जिम शख्स को 1 लाख रुपए जमा न करवाने पर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।